अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के ताकतवर ऑप्टिक्स के जरिए दुनिया को अपनी सिफारती ताकत और असर रसूख दिखाने के बाद आज चीन ने एक तारीखी फौजी परेड के जरिए अपनी गैर मामूली अस्करी ताकत और सलाहियतों का मुजाहरा किया है। दूसरी आलमी जंग में जापान से फतह हासिल करने की याद में मुनक़िद की गई इस फौजी तकरीब को खुद चीनी सदर शी जिनपिंग ने लीड किया और वो फौजी दस्तों को कमांड्स भी देते नजर आए, जबकि उनके पहलू में रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन की मौजूदगी और तकरीब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की शिरकत को आलमी मीडिया चीन की तरफ से अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम के तौर पर देख रहा है, जबकि खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस परेड पर रद्द-ए-अमल दिया है और अमेरिका के खिलाफ साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, जिसका रूस की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है। बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर होने वाली इस फौजी परेड पर पूरी दुनिया की नजरें थी और अब भी दुनिया भर में टीवी चैनल्स पर तबसरे और मनाजिर नशर हो रहे हैं। मगरबी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ इस वक्त ये सब बना हुआ है। आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इस तकरीब का मंजरनामा बयान करते हुए लिखा है कि चीनी सदर जिनपिंग ने बीजिंग में होने वाली इस शानदार फौजी परेड में खबरदार किया कि दुनिया को अमन और जंग के दरमियान इंतखाब का सामना है। चीन की तरफ से ताकत के इस गैर मामूली मुजाहरे के दौरान चीनी सदर के साथ रूस के सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन भी मौजूद थे। ये तकरीब जो दूसरी आलमी जंग के अख्तिताम पर जापान की शिकस्त को 80 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद की गई थी, उसे मगरबी लीडर्स ने बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन पुतिन और किम जोंग उन जो यूक्रेन की जंग और किम जोंग उन के एटमी अज़ाइम की वजह से मगरिब में तन्हाई का शिकार हैं, वो इस तकरीब में गेस्ट ऑफ ऑनर थे। रॉयटर्स के मुताबिक ये परेड चीन की फौजी ताकत और सिफारती असर रसूख को दिखाने के लिए डिज़ाइन की गई थी और ये एक ऐसे वक्त में हुई कि जब अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ्स और गैर यकीनी पर मबनी पॉलिसियों ने अमरीका के अपने इत्तेहादियों और मुखालिफिन दोनों के साथ ताल्लुकात को तनाव का शिकार कर दिया है। फौजी परेड के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग खुली छत वाली लिमोजीन में सवार होकर फौजी दस्तों और जदीद तरीन हथियारों का मुआयना करते रहे, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल, पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स और हथियारों से लैस रोबोट वुल्फ शामिल थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने साबिक चीनी रहनुमा माओ ज़ेडुंग की तर्ज का लिबास पहन रखा था और उन्होंने रेड कारपेट पर 25 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। पुतिन और किम जोंग उनके दरमियान बैठे शी जिनपिंग बार बार दोनों से बातचीत करते रहे, जबकि हज़ारों फौजी और असलहा उनके सामने से गुजरता रहा। यह पहला मौका था कि ये तीनों रहनुमा एक साथ अवामी तौर पर नजर आए। 70 मिनट की इस तकरीब में हेलीकॉप्टर्स बड़े झंडे लहराते हुए परवास कर रहे थे। इसी तरह लड़ाका तैयारे फॉर्मेशन में परवास करते रहे और तकरीब के अख्तिताम पर अमन के पैगाम के तौर पर 80,000 परिंदे आज़ाद किए गए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौजी परेड के दौरान 50,000 से ज़ायद तमाशाइयों से खिताब करते हुए कहा कि आज इंसानियत को अमन या जंग, डायलॉग या तसादुम और सबके फ़ायदे या सबके नुकसान के दरमियान इंतखाब का मसला दरपेश है। चीनी सदर ने मजीद कहा कि चीनी अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर डट कर खड़े हैं। बाद में पुतिन ने चीन के स्टेट गेस्ट हाउस में किम जोंग उनके साथ दो तरफा मुलाकात में यूक्रेन की जंग में शुमाली कोरिया के फौजियों की बहादुरी पर शुक्रिया अदा किया, जबकि किम जोंग उन ने पुतिन से कहा कि वो रूस की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। बीजिंग में होने वाली इस फौजी परेड में अपनी ताकत के मुजाहरे के तौर पर चीन ने मुतादिद खतरनाक और जदीद हथियारों को दुनिया के सामने पेश किया है। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट के मुताबिक लेज़र हथियार, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल और देव हेकल अंडर वाटर ड्रोन्स उन नए हथियारों में शामिल हैं जिनकी चीन ने आज आलमी सतह पर नकाब कुशाई की है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने परेड से खिताब में यह वाज़ेह किया कि चीन रुकने वाला नहीं है और ना ही हम बदमाशों से खौफजदा होंगे। चीन के कौमी परचम बरदार हेलीकॉप्टर्स और जदीद लड़ाका तैयारों ने चीनी सदर शी जिनपिंग को सलामी भी पेश की। इस दौरान हाइपरसोनिक ग्लाइडर्स, YJ-21 जहाज शिकन क्रूज मिसाइल और आबदोज से लॉन्च किए जाने वाले JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल भी दिखाए गए। परेड में चीन के जौहरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश भी की गई। दिफाई तज्जियाकार एलेक्जेंडर नील के मुताबिक ये तवील रेंज के हामिल मिसाइल हैं और एक मिसाइल मुतादिद वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये चीन से बरे आज़म अमरीका को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने आज गुआम किलर नामी डोंगफेंग 26D मिसाइल की नकाब कुशाई भी की है। ये दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है जो बहरुल काहिल में लड़ाका तैयारों के एक ग्रुप या अमरीकी अड्डों को भी निशाना बना सकता है। इसका नाम अमरीकी इलाके गुआम की मुनासबत से रखा गया है, जहां अमरीका का अहम फौजी अड्डा मौजूद है। कहा जाता है कि चीन के साथ तनाज़े की सूरत में यह अड्डा अमरीका की फौजी कार्रवाइयों के लिए लॉन्च पैड का काम करेगा। एक और हथियार LY-1 की भी नकाब कुशाई की गई। ये लेज़र हथियार 8 पहियों वाले HZ-155 बख्तर बंद ट्रक के ऊपर नस्ब था। दिफाई तज्ज़ियाकार अलेक्जेंडर नील के मुताबिक ये लेज़र हथियार इस कदर ताकतवर है कि ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को नाकारा करने और जला देने के साथ साथ हरीफ पायलट को अंधा करने की सलाहियत भी रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक परेड में बहुत बड़े हजम की खुदकार गाड़ियां भी दिखाई गईं जो ज़ेरे समंदर चलने की सलाहियत रखती हैं। ये आबदोज़नुमा ड्रोन पानी के अंदर 18 से 20 मीटर तक जा सकते हैं और दुश्मन के बेड़े या आबदोज़ों के हमले के दौरान कमांड एंड कंट्रोल और जासूसी मिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। परेड में ड्रोन टेक्नोलॉजी की नई अक़साम भी शामिल थीं, जैसे कि टैंकों पर नस्ब ड्रोन प्लेटफॉर्म, खुदकार ड्रोन्स और रोबोटिक डॉग उसमें शामिल थे। परेड में चीन के 5th जनरेशन के फौजी तैयारों को रनवे से टेक ऑफ करते और साथ ही साहिली पट्टी पर समंदर के ऊपर परवास करते हुए भी देखा गया। दिफाई तज्ज़ियाकार अलेक्जेंडर नील कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तैयारे साहिल से अंदर की तरफ परवास कर रहे हैं और ये पिछली परेड के मुकाबले में एक नई पेशरफ्त है। अलेक्जेंडर नील के मुताबिक इससे चीन की समुद्री तैयारा बरदार जहाज़ों से ज़मीनी हमला करने की सलाहियत का अंदाज़ा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जौहरी हथियार, जिनमें सैकड़ों मिसाइल शामिल हैं, अब भी रूस और अमेरिका से बहुत कम हैं। रूस और अमेरिका के पास हज़ारों की तादाद में जौहरी हथियार हैं और उनकी तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। आलमी मीडिया इस फौजी परेड, जदीद असलहे की नुमाइश और अमेरिका के हरीफ ममालिक के लीडर्स की मौजूदगी को चीन की तरफ से अमेरिका के लिए पैगाम के तौर पर पेश कर रहा है। आज बीजिंग में जब इस फौजी परेड का आगाज़ हुआ तो खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के सदर शी अमेरिका की उस बहुत बड़ी सपोर्ट और खून का जिक्र करेंगे या नहीं जो अमेरिका ने चीन को एक बहुत बड़ी नापसंदीदा गैर मुल्की हमला आवर से आज़ादी हासिल करने के लिए दी थी। ट्रंप ने मजीद लिखा कि चीन की फतह और अजमत की जिद्दोजहद में बहुत से अमरीकी मारे गए थे। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और कुर्बानी को सही तौर पर याद किया जाएगा और इज़्ज़त दी जाएगी। दुआ गो हूँ कि सदर शी और चीन के शानदार अवाम एक अजीम और देरपा जश्न का दिन मनाएं। ट्रंप ने पोस्ट के आखिर में लिखा कि जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी नेक ख्वाहिशात व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन तक पहुँचाएँ। ट्रंप के इस बयान पर रूस के सरकारी टीवी में रूसी सदर के फॉरेन पॉलिसी के मुशीर से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुमकिन है कि ट्रंप तंजिया अंदाज में बात कर रहे हों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी साजिश नहीं कर रहा है, ना ही कोई किसी चीज़ की मनसूबाबंदी कर रहा है। किसी के जहन में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया, इन तीनों रहनुमाओं में से किसी के जहन में भी नहीं। रूसी सदर के मुशीर ने मजीद कहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोग समझते हैं कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में अमेरिका ने, सदर ट्रंप की मौजूदा इंतज़ामिया ने और ख़ुद सदर ट्रंप ने क्या किरदार अदा किया है। रूस का रद्द-ए-अमल सामने आया है, मगर आलमी मीडिया मुसलसल ये निशानदेही कर रहा है कि चीन की क़यादत में एक नया आलमी ब्लॉक बनने जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इस हफ्ते के आगाज़ में चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक इलाकाई सलामती समिट में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के अपने विजन से पर्दा उठाया है। साथ ही तसल्लुत और पावर पॉलिटिक्स के खिलाफ इत्तिहाद की अपील की है जो पैसिफिक ओशियन के पार मौजूद अपने हरीफ पर एक पोशीदा तनकीद थी। अटलांटिक काउंसिल के ग्लोबल चाइना हब के फेलो वेंटी संग के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग पुरएतमाद नजर आते हैं कि हालात का पासा पलट गया है और अब चीन ही ड्राइवर की सीट पर वापस आ गया है। आज बीजिंग में होने वाली इस फौजी परेड में चीनी सदर के साथ सिर्फ पुतिन और किम जोंग उन ही नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कई दीगर आलमी रहनुमाओं के अलावा अमेरिका के एक और हरीफ मुल्क ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियां भी शिरकत कर रहे थे। और भारतीय मीडिया भी दिखा रहा था कि कैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं के साथ परेड में शिरकत कर रहे हैं और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी वतन वापस पहुँच गए हैं। जबकि अमरीकी नशरियाती इदारे CNN में फ़ौजी परेड से पहले तज्जिया शाया हुआ था जिसमें चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया के लीडर्स की फ़ौजी परेड में एक साथ शिरकत को मगरिब के लिए चैलेंज था। आर्टिकल के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों से चीनी सदर शी जिनपिंग चीन के एक पोर्ट सिटी में एशिया और मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं का इस्तकबाल कर रहे हैं। SCO का सरबराही इजलास बड़ी एहतियात से तरतीब दिया गया था जिसका मकसद चीनी सदर के नए वर्ल्ड ऑर्डर के विजन को नुमाया करना था। शी जिनपिंग का कई रोज़ का सॉफ्ट
एंड हार्ड पावर का मुजाहरा एक वाज़े पैगाम देता है कि चीन एक ऐसी क़ुव्वत है जो आलमी उसूलों को असर नौ तरतीब देना चाहती है और उसे मगरिब के बनाए गए उसूलों को चैलेंज करने में अब कोई खौफ नहीं है। CNN के आर्टिकल के मुताबिक ये भी पहला मौका है कि इन 4 ममालिक के रहनुमा यानी चीन, रूस, शुमाली कोरिया और ईरान, जिनके बारे में वाशिंगटन के स्ट्रेटेजिस्ट खबरदार करते हैं कि ये एक अमेरिका मुखालिफ एक्सिस की शक्ल इख्तियार करने के करीब आ रहे हैं, वो एक ही तकरीब में इकट्ठे होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में नजर आने वाले लम्हात उतने ही ताकतवर थे जितने उस इजलास के बाद जारी होने वाले बयानात, जो ये पैगाम दे रहे हैं कि मगरिब के बगैर भी क़यादत हो सकती है। आर्टिकल के मुताबिक मगरिबी रहनुमा जो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पुतिन पर दबाव बढ़ाकर उन्हें यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर मजबूर करें, ये ऑप्टिक्स निहायत सख्त हैं। और जब शी जिनपिंग रूसी सदर पुतिन को अपने साथ बिठा रहे हैं तो इससे वो खुद को वाहिद आलमी हैवी वेट के तौर पर पेश कर रहे हैं जो पुतिन पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। ताहम वो इस हैसियत को मगरिब के उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। इस पूरी सूरत हाल को अमेरिका कैसे देख रहा है, अमेरिका में जो एकेडमिक्स हैं, इसके अलावा जो थिंक टैंक्स हैं, वो कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और डीन बॉस्टन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आदिल नजम साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जब ये SCO का इजलास बुलाया गया, इसमें जो मेहमानों की शिरकत हो रही थी, मगरिबी मीडिया कह रहा था कि ये सिंबॉलिक है, अलामती तौर पर एक ताकत का मुजाहरा है। परेड होती है, उसमें ईरानी सदर हों, शुमाली कोरिया के डिक्टेटर हैं वो मौजूद हों, रूसी सदर मौजूद हों, अब और जो जदीद हथियार हैं उसके बाद तो खुद मगरिबी मीडिया इसको बाकायदा ताकत के मुजाहरे के तौर पर पेश कर रहा है। क्या वाकई इस वक्त एक मुतबादिल ताकत सामने आ रही है जिसका मुजाहरा हो रहा है? यकीनन और इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है। देखें, हम पिछले 10-15 साल से हमें नजर आ रहा था कि एक शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो किस तरह होगा, किस तरह खुलेगा, दैट वाज द क्वेश्चन। और अब वो साफ जाहिर हो गया। इन अ वे ट्रंप साहब ने खुद उसको एक्सेलरेट कर दिया है अपनी पहली टर्म में, और फिर इसमें तो बहुत ज्यादा। एक तरह से चीन जिसकी प्रेफरेंस ये होती कि वो मंजर आम पे आहिस्ता आहिस्ता आता, अपनी ताकत बढ़ाता, उसको एक तरह से कॉर्नर करके फोर्स कर दिया है कि अब तो ये बड़ी खुली एक, आप इसको जंग इस्तेमाल करें लफ्ज या ना लफ्ज करें इस्तेमाल, लेकिन ये जो मुजाहिरा है ये अगर सिंबॉलिक है तो जंग भी तो सिंबल्स की है ना। अगर ये ऑप्टिक है तो ऑप्टिक जो है वो नैरेटिव का बड़ा भाई होता है। अगर नैरेटिव इंपॉर्टेंट होता है, बयानिया इंपॉर्टेंट होता है, जो अल्फाज से निकलता है, तो जो आप चीज देखते हैं वो उसी तसलसल का एक सिलसिला होता है और उसका अगला स्टेप होता है। लेकिन अगर ऑप्टिक्स ये है कि मेरा जहाज तुम्हारे जहाज से बड़ा है, मेरी परेड तुम्हारी परेड से कहीं बेहतर है, मेरे पास तुम अगर अपने दफ्तर में दुनिया के लीडर्स को बुला के उनकी तस्लील कर सकते हो, तो मैं बड़े बड़े लीडर्स को बुला के जो तुम्हारे मुखालिफिन हैं अपने साथ खड़ा कर सकता हूँ। ना सिर्फ खड़ा कर सकता हूँ, आई कैन शो कि वो एक तरह से मुझे एलिजेंस दे रहे हैं। आपने पुतिन साहब को और जो शी साहब की जो डायनामिक्स हैं, वो पुतिन किसी के साथ नहीं होते। इन अ वे द टाइप ऑफ रिस्पेक्ट ही गिव्स टू द चाइनीज लीडर, वो ना अमेरिका को देते हैं ना किसी को। सो ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये जो सिंबलिज्म है, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है। ये तो अब जंग आप समझ लें इसी चीज की है। देखिए ना, जब ट्रंप साहब अपने दफ्तर में किसी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कैमरास लगा के उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, वो भी तो ऑप्टिक्स है ना। ट्रंप साहब ने जो एक परेड करने की कोशिश की जो इन अ वे फ्लॉप हो गई, वो भी ऑप्टिक्स थे। तो इन अ वे ये आप सोचें कि जिस चीज पे सबसे ज्यादा फख्र है ट्रंप साहब को, जो उनकी सबसे बड़ी वो है ना स्किल है ऑप्टिक्स की, ग्रैबिंग अटेंशन की, एक तरह से चीन ने उनको उसी पे मात दे दी है। एंड दैट इज वाई वो जो हमने देखा ट्रंप साहब का बयान, वो इतना विसरल है, इतना दिल से निकली हुई एक फरियाद है कि यार जो चीज में मैं सबका बादशाह था, ऑप्टिक्स, उसमें ही चीन ने एक इतना बड़ा मार्का अंजाम कर दिया SCO के साथ और उसके बाद परेड के साथ। मतलब और ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर अमेरिकन मीडिया में तो अब तबसरे हो ही रहे हैं कि ट्रंप ये कहकर आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगर अब उल्टा हो रहा है। उनके इत्तेहादी भी कंसर्न का इजहार करते रहे हैं। जो एकेडमिक सर्कल्स हैं वहाँ पर, जो थिंक टैंक्स हैं वहाँ पर क्या सुनवाई है? वहाँ पर भी क्या ये कंसर्न है कि ट्रंप तो बिल्कुल तनहा कर रहे हैं अमेरिका को, या फिर ताकतवर कर रहे हैं और मुत्तहिद कर रहे हैं अमेरिका को, मुखालिफिन को?
बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। कंसर्न के अलावा जो है वो एक राइटिंग ऑन द वॉल है। तो यहाँ तो ना सिर्फ तशवीश है, लेकिन एक बहुत बड़ी, आप सारे थिंक टैंक्स देख लें, आप उनके रसाले देख लें, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन देख लें, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन देख लें, वो चीज़ें जिनसे आपको पता लगता है कि इंटेलेक्चुअल थॉट कहाँ है, वो तो इस वक्त एक टोटल स्पिन में है कि यार ये आप क्या कर रहे हो कि एक जो क्रेटेंस था उसको आप खुद ये जाहिर कर रहे हो कि हम ग्रेट नहीं है। और ना सिर्फ ये कि आपका जो दोस्त था, कि एक तरह से जो तड़ी की सियासत उन्होंने शुरू की है। देखें, अमेरिका की सियासत में तड़ी हमेशा थी, पावर हमेशा थी, ताकत हमेशा थी। अमेरिका छींक मारता था, दुनिया को जुकाम हो जाता था, ये हमेशा था। लेकिन वो उनका उनका तरीका वारदात ये था कि हम मॉरली सुपीरियर हैं, हम दुनिया के चौधरी इसलिए हैं कि हम अच्छे हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम राइट्स में बिलीव करते हैं। उसको ट्रंप साहब ने खुसूसन इस बार जो रिप्लेस किया है, मैं लफ्ज तड़ी की सियासत से बेहतर इसका कोई डेफिनेशन है नहीं, कि क्योंकि मैं बड़ा हूं, मेरे पास स्टिक तुमसे बड़ी है, इसलिए मैं कहूंगा टैरिफ लगेंगे, चाहे उनकी तुक बने या ना बने, लेकिन लगेंगे। और उसका जवाब जो मिला है हमें पिछले 2-3 दिनों में, खुसूसन चीन से भी, लेकिन दूसरे ममालिक से भी, रूस से भी, वो ये है कि यार अगर तुम तड़ी मार सकते हो तो मैं भी मार सकता हूं। जो छोटा प्लेयर होगा हमारे जैसा, वो उस तड़ी की सियासत में कहेगा अच्छा यार टैरिफ जितने बचा लो बचा लो। जो इंडिया जैसा होगा वो नाराज हो जाएगा, रुस जाएगा। लेकिन जो चीन जैसा होगा वो कहेगा अच्छा यार तुम किस चीज की तड़ी मार रहे हो, ये देखो मेरे मिसाइल, ये देखो मेरे ड्रोन, ये देखो मेरे वो रोबोटिक वुल्फ्स। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज ये ऑप्टिक्स ही है, लेकिन ऑप्टिक्स ही इज व्हाट पॉलिटिक्स इज बीइंग डिफाइंड बाय नाउ। एक मैं छोटी सी आपने नोट किया होगा कि रूस के जो हैं सदर पुतिन, उन्होंने अपनी तकरीर में शुक्रिया अदा किया उन ममालिक का जो यूक्रेन में पीस लाना चाह रहे हैं, और जिक्र किया चीन का और भारत का, और अमेरिका का नाम ही नहीं लिया। आपको अलास्का की मुलाकात याद होगी। सो ये बिल्कुल हम जो है अपने सामने हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं, बसात तब्दील होते हुए देख रहे हैं। आई डू नॉट नो कि ये कहाँ जाएगी, लेकिन इट अब मुसल्लमा है कि देयर इज ए शिफ्ट हैपनिंग। मतलब अब ज़ाहिर है ट्रंप की जो अपनी शख्सियत है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मगर जहाँ पर ये नज़र आता है कि बाकी दीगर ममालिक ने मसल दिखाया है, तो दूसरी तरफ ये तज्जिया भी होता है कि ट्रंप की जैसी भी शख्सियत हो, अमेरिका की जो इकॉनमी है, अमेरिका की जो मार्केट है, उसकी सबको ज़रूरत है। इसलिए भारत को भी इवेंचुअली अब ट्रंप के टर्म्स पर ही बात माननी पड़ेगी, टैरिफ्स पर। चीन को भी शायद माननी पड़ेगी, और पुतिन को भी, क्योंकि वो सैंक्शंस की बात करते हैं, तो जंग का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। तो ऐसा होगा या फिर वाकई ट्रंप को ही पीछे हटना पड़ेगा अब जो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं? देखिए, दो चीजें हुई हैं आपके सवाल के हिसाब से जो बड़ी अहम है। पहली टर्म तक एक ख्याल ये था कि अच्छा यार ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ट्रंप है, ये बस इनकी शख्सियत ही ऐसी है, ये है ही ऐसे, ये बात ही ऐसी करते हैं। तो आप एक लीवे दे दो। आपको अमेरिकन थिंक टैंक भी ये कहते हुए नजर आते थे कि यार ये नहीं, डोंट टेक हिम सीरियसली, ये अमेरिका नहीं है, ये ट्रंप है, ये उनका स्टाइल है। सो उनको आप एक वो दे दो, चेक दे दो, फ्री वो दे दो। इस बार आपको नजर ये आ रहा है कि जो शिफ्ट है, चाहे बाकी अमेरिका माने ना माने, वो उसको परमानेंट कर रहे हैं। कोर्ट्स उनके साथ हैं, वो इस बार बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, उनके सारे जो इकदाम हैं वो पॉलिसी वाले हैं, उनसे वापस हटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका परमानेंटली शिफ्ट हो गया, या सिर्फ ये है कि एक लीडर आ गया 4 साल के लिए जिसको हम वेट आउट कर लेंगे। इस वक्त भी कुछ मुल्क जो है उनकी स्ट्रेटजी ये है कि अच्छा यार इसको वेट आउट कर लो, ये जब चला जाएगा तो फिर हम नॉर्मल पे आ जाएंगे। अब एक तरह से चीन ने कह दिया कि यार नॉर्मल शॉर्मल कोई नहीं आना, और मेरे ख्याल में अब जाहिर हो गया कि ये वापस वहां नहीं आएगा। कहां आएगा आई डोंट नो। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जैसा ही रहेगा, लेकिन वहां नहीं आएगा जहां दूसरा होगा। दूसरी बात यह है कि जो आप शिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो यू आर राइट ऑन ऑल द फैक्ट्स, लेकिन फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं ना जब आप इतने टैरिफ लगाते थे। खुसूसन इस वक्त हर मुल्क जो है वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि ट्रंप के टैरिफ का क्या करना है, वो नई मार्केट से जात कर रहा है। अगर हम ब्रिक्स का नाम सुनते हैं तो वो इसलिए सुनते हैं कि ब्रिक्स की जो उसकी पॉपुलेशन है वो अमेरिका और यूरोप की पॉपुलेशन मिला के भी उसके कई गुना। अब तक प्रॉब्लम यह था कि वो इकोनॉमी जो थी वो उसका साइज तो था, लेकिन उनका आपस का ट्रेड वगैरह नहीं था। लेकिन इन टैरिफ्स का एक नतीजा ये होगा ना कि लोग दूसरी जगह ही ढूंढेंगे।
जब वो दूसरी जगह ढूंढेंगे तो अमेरिका में तशवीश ये है, इकोनॉमिक थिंक टैंक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार हमारी जो इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी है वो ही ना लूज हो जाए इसमें। साहब, और इस सारी की सारी सिचुएशन में अब ज़ाहिर है भारत के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नरेंद्र मोदी समझते थे कि उनका के बेस्ट फ्रेंड हैं ट्रंप, जब उनकी तरफ से सर्द मेहरी आई तो अब वो चीन के करीब होते नज़र आते हैं। पुतिन के साथ तो कुर्बत रही ही है, मगर पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें ट्रंप भी खुश हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तो पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं, SCO समिट में जाते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिलता है, वो पुतिन से भी मिलते हैं, वो परेड के लिए भी रुकते हैं, उसमें भी शिरकत होती है, साथ चलते नज़र आते हैं। पाकिस्तान अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है और ये ऐसे ही चलता नज़र आता है। देखिए, मेरे अपने ख्याल में पहली चीज तो ये कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस एज वेल एज अदर डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेड वेरी वेल। ये कहने के बाद मैं प्लीज ये रिपीट करूंगा, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हमने शायद पहले भी बात की है कि बादशाह की दुश्मनी तो बहुत बुरी होती है, लेकिन बादशाह की दोस्ती भी कोई खास इतनी अच्छी नहीं होती। ये मोदी साहब ने सीखा है। मोदी साहब का लेसन यही है कि ये जो यारी और दोस्ती और झप्पी पाना था, इसकी सियासत की जब आपको कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि अगले की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, अगले की तवक्कुआत हो जाती हैं। हमने एक अजीब नज़ारा देखा जो मैं सोच रहा था कि और कौन से मुल्क हैं जो ये कर सकते हैं आज की तारीख में। हमने ये देखा कि वो कौन सा मुल्क है जो ट्रंप के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है, पुतिन के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है, चीन के साथ भी मुस्कुरा के मिल सकता है। और ये हमने देखा ना अपनी तस्वीरों में पिछले हफ्ते। एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस दैट डज दैट। सो इन अ वे तो हम बड़ी अच्छी पोजीशन में। ऑन द अदर हैंड ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी पोजीशन रहती नहीं है हौले हौले। और मैं ऑलवेज ऐसे कि वो जो नीवे नीवे की सियासत है, किसी के बहुत करीब हो गए तो कोई दूसरा जो है वो आपको पुश करेगा, और देखिए ना किसी वक्त कोई ना कोई आपसे कुछ मांगेगा। एंड दैट इज वाई हमें अपनी वो जो इन अ वे न्यूट्रलिटी वाली है, जिसको आप थर्ड फोर्स कह लें, जिसको आप नॉन अलाइंड कह लें, जिसको आप ये कह लें कि जी हमारा इंटरेस्ट हमारे मफाद से है, हम हर एक के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो वॉक बड़ी केयरफुल होनी होती है ना। क्योंकि अगर ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अभी जो अमेरिका में तस्वीरें चल रही हैं वो सारी जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के बारे में है, रूस के बारे में है, इंडिया के बारे में। लेकिन अगर वो तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान के बारे में भी होनी शुरू हो जाएं और अमेरिका में सवाल ये हो जाए कि जनाब आप लंच तो करते हैं हमारे साथ और डिनर पर चले जाते हैं चीन, तो ये सवाल कभी ना कभी पूछे जाएंगे। आई थिंक पाकिस्तान हैज प्लेड इट वेरी वेल, वेरी वेल। लेकिन आई ऑल्सो थिंक, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमें चौकस रहना चाहिए, हमें अपनी बिल्कुल हमारी जो लाइन है उसको क्लियर रखना चाहिए कि हमारी लाइन ये है कि हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान है, हमारा इंटरेस्ट अलाइनमेंट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कैंप चूज करना, साइड पुगना नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम हर एक के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रख सकते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत होती है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है डिप्लोमेसी। सिर्फ दोस्ती नहीं, एक्चुअल डिप्लोमेसी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता सालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल तनाज़ात सामने आते रहे हैं। अदालत की खुद मुख्तारी और वहाँ जजेस की तैनाती पर मुसलसल सवालात उठते रहे हैं। आज नए अदालती साल के आगाज़ पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ, मगर ये इजलास गैर मामूली तौर पर बगैर किसी डिस्कशन के ख़त्म हो गया। अहम बात यह है कि इस अहम इजलास से पहले अदालत के दो जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसाक खान ने ख़त लिखकर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जबकि आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जई की खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में एस्टैब्लिशमेंट रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर डिस्कशन अक्सरियती राय से मंजूर कर लिए गए। इस दौरान एक जज की डिस्कशन और मुशावरत के लिए फुल कोर्ट मीटिंग कुछ दिन के लिए मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 11 में से 6 जजेस ने रूल्स के हक़ में वोट दिया, जबकि 5 जजेस ने मुखालफत की। रूल्स के हक़ में वोट देने वाले जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आज़म खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज शामिल थे। जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रूल्स की मंजूरी के खिलाफ वोट दिया। ज़राए ने मजीद बताया है कि फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में 2 जजेस की जानिब से
खतूत के जरिए किया गया तरमीम का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के एजेंडे में तब्दीली से मुताल्लिक़ खतूत ज़ेरे बहस ही नहीं आए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के नकाइस का मामला हुकूमत को भेज दिया गया और फैमिली कोर्ट के जजेस के इख्तियारात के हवाले से भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला कर लिया गया। इस सारी सूरत हाल में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालत के इंतज़ामी मामलात और फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे से मुताल्लिक़ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को खतूत लिखे थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास के हवाले से लिखे गए अपने ख़त में लिखा था कि डियर जस्टिस डोगर, मुझे एक सर्कुलर मिला है जिसमें बताया गया है कि आपने कल के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। यह कदम काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में होने वाले गैर कानूनी इक़दामात को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी था। अब इसका होना खुशाइंद है और ये अमल हकीकत में आपके पेशरो के दौर में शुरू हुआ था और आपकी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र के बाद और बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के दौरान भी ये अमल जारी रहा। मैं ये ख़त लिख कर आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि फुल कोर्ट मीटिंग में दर्जा झेल मामलात को बहस के लिए शामिल किया जाए। मैंने यहाँ सिर्फ मुख्तसर वजाहतें या सवालात लिखे हैं ताकि इन मामलात की अहमियत वाज़ेह हो सके, मगर मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ जाएंगे। कुछ लोग ये मशवरा दे सकते हैं कि यह सब एक बेफ़ायदा मश्क है, क्योंकि आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली के बाद से अदलिया की आज़ादी, इदारा जाती उसूलों और जज साहिबान के दरमियान बाहिमी एहतराम के उसूलों को खुलेआम नज़रअंदाज किया जाता रहा है। लेकिन इंसान की फितरी सलाहियत पर भरोसा कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए कि वो अपने फ़ैसलों के हवाले से दुरुस्त और बावक़ार रास्ता इख्तियार करे। ख़त में जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुनियादी हुकूक के गार्डियन के तौर पर कम होते हुए किरदार के हवाले से लिखा है कि टॉम बिंगम ने अपनी किताब दी रूल ऑफ लॉ में लिखा कि दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां अदालती फ़ैसले हमेशा उनके हक़ में आते हैं जिनके पास ताकत होती है, लेकिन गालिबन वो ऐसी जगह नहीं हैं जहां हम में से कोई रहना चाहेगा। कानून की हुक्मरानी वाले निज़ाम में अदलिया की अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो रियासत की ताकत के गलत इस्तेमाल के मुकाबले में आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। क्या इस अदालत के जज वाकई समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ये बुनियादी आइनी फरीज़ा अदा कर रही है? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उन्हें अपने बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ और उनका दिफा करने वाले के तौर पर देखते हैं? इसी तरह ख़त में ज़ेली अदलिया पर निगरानी और कंट्रोल ना होने के हवाले से लिखा है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रही है कि वो अपनी मातहत अदालतों पर निगरानी और कंट्रोल रखे ताकि वहाँ तैनात जज आइन के आर्टिकल 203 के मुताबिक बग़ैर खौफ के अपने अदालती फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें? क्या इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इसी तरह म्यूज़िकल चेयर्स के खेल की तरह नज़र आती रहेगी जो ज़्यादातर डेपुटेशन पर आए हुए अफसरान के ज़रिए चलती है, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक आज़ाद इदारे के तौर पर तरक्की दे जो इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी की सलाहियत रखता हो? जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त में केसेस की फिक्सेशन और रोस्टर्स की तैयारी में शफाफियत और मंतक की कमी के हवाले से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को मुखातिब करते हुए मज़ीद लिखा है कि इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स के बरक्स आपने ऐसे रोस्टर्स बनाए हैं जिनमें सीनियर जजेस हता के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज तक को डिविजनल बेंचेस की सरबराही से बाहर रखा गया है। क्या केसेस की फिक्सेशन चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर चलनी चाहिए या उसमें शफाफियत होनी चाहिए कि कौन सा केस किस जज के पास जाए और जजेस की महारत को उस काम से मिलाया जाए जो उनके सुपुर्द किया जाता है? हम अपने फ़ैसलों में रोज़ लिखते हैं कि सरकारी अहलकार बादशाह नहीं होते और उनके इंतज़ामी इख्तियारात लामहदूद नहीं होते और ना ही उन्हें जानिबदार तरीक़े से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके दौर में जारी होने वाली कॉज लिस्ट से साफ ज़ाहिर होता है कि ज़्यादातर मुकदमात उन जजेस को भेजे जाते हैं जो कहीं और से ट्रांसफ़र होकर आए हैं या एडिशनल जजेस हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस को नज़रअंदाज किया जा रहा है जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपका ट्रांसफ़र पसंद नहीं आया था। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये याद नहीं रखना चाहिए कि जजेस बशमूल चीफ जस्टिस भी अवामी ओहदेदार हैं, बादशाह नहीं हैं? ख़त्म अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए इंतज़ामी इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है कि आपके दौर में हमने ये देखा कि दफ्तर ने अदालती अहकामात के बावजूद कॉज लिस्ट जारी करने से इनकार किया। हमने ये भी देखा कि मुकदमात एक अदालत से दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिए गए, हालांकि चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास ऐसा करने का
इख्तियार ही नहीं था। और हाल ही में हमने ये भी देखा कि ऐसे रोस्टर्स जारी किए गए जिनके ज़रिए 2 जजेस को उनके डॉकेट से महरूम कर दिया गया ताकि उनके सिंगल बेंच डॉकेट से उन्हें अमलन गैर फ़ाल बनाया जा सके, जिनमें मैं भी शामिल था। ये हरबे मज़ाहिर कुछ जजेस को गैर अहम बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारी अदालती तारीख़ ऐसी ही बदनीयती पर मबनी प्रैक्टिस से भरी हुई है जो आमराना अदवार में परवान चढ़ी। मगर क्या अदलिया की आज़ादी को यूँ सबूताज करना किसी तरह से जायज़ है? जैसे बाबर सत्तार ने अपने ख़त में हाई कोर्ट के इज्तिमाई किरदार को कमज़ोर करने के लिए कमेटियों की तश्कील पर लिखा है कि आपने ऐसी कमेटियाँ बनाई हैं जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़्यादातर सीनियर जजेस को इंतज़ामी मामलात में शरीक ही नहीं किया गया। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजेस को इंतज़ामी कमेटी से बाहर रखा है और उन इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स को तोड़ा है जिन पर लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स अमल करती हैं जहां से आप आए हैं। क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमेटियों को इस साल तैनात किए गए एडिशनल जजेस और आपके साथ दीगर सूबों से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस के हवाले करने से इदारे के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजबूत होगी और जजेस के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को लिखे गए ख़त में मज़ीद लिखा है कि आपने एक सर्कुलर जारी करने के इख्तियारात संभाल लिए हैं जिसमें जजेस को मुल्क से बाहर सफ़र करने के लिए आपसे NOC लेने की ज़रूरत होती है। यानी जजेस को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। ना आइन और ना ही कानून चीफ जस्टिस के दफ्तर को ऐसा कोई इख्तियार देता है कि वो अपने साथी जजेस पर इस तरह हुक्मरानी करे। फुल कोर्ट मीटिंग में गौर के लिए भेजे गए ड्राफ्ट रूल्स भी तमाम इंतज़ामी इख्तियारात चीफ जस्टिस के दफ्तर में मरकूज़ करने की कोशिश करते हैं। आपने शायद लॉर्ड एक्टन के वो अल्फाज पढ़े होंगे जिनमें वो कहते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्या चीफ जस्टिस के दफ्तर को आमरीत में बदल देना और अदलिया को एक रेजिमेंट तक महदूद करना हमारी अदालती जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए ज़रूरी अदालती आज़ादी को मजबूत करेगा? जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा है कि जजेस सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले सरकारी ओहदेदार हैं और उनकी कारकर्दगी के हवाले से अवाम के सामने सख्त एहतसाब होना चाहिए। लेकिन क्या उसके लिए एक मुत्तफ़िक़ा और गैर जानिबदार मयार तय नहीं होना चाहिए? आपके दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती काम के बारे में ऐसे गुमराहकुन आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जिनका मकसद ये तासुर देना है कि कुछ जज तो इंतहाई मौसर तरीक़े से काम करते हैं जबकि दूसरे जजेस बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अगर कोई रिसर्चर ये तहकीक करे कि कौन से मुकदमात तादाद और नौयत दोनों एतबार से उन जजेस को दिए गए जिन्हें ज़्यादा काम करने वाला दिखाया गया है और दूसरे जजेस को कौन से केसेस मिले हैं और फिर वो रिसर्चर इन फैसलों की नौयत, मयार और तवालत का भी जायज़ा ले जो इन आदाद शुमार में शामिल हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? क्या हमें धोखाधड़ी पर मबनी तशहीर में लगे रहने के बजाय बाहिमी इत्तफाक से कारकर्दगी जांचने का एक तयशुदा मयार और ये रहनुमाई वज़ा नहीं करनी चाहिए कि कौन से फैसले रिपोर्ट किए जाएँ ताकि हम दयानतदारी के साथ अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें और अपने आप को जवाबदेह ठहरा सकें? अपने सारे सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात बताने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम मज़ीद लिखा है कि आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि इदारे बनाने में दहाइयाँ लग जाती हैं लेकिन उन्हें तबाह होने में कुछ वक्त नहीं लगता। पिछले चंद बरसों में हमने ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ होते हुए देखा है। अगरचे मुझ पर यह इल्ज़ाम लग सकता है कि मैंने आपको यह ख़त लिखते हुए तजर्बे पर उम्मीद को तरजीह दी है ताकि इदारे के अंदर बहस और मुकालमे को फ़रोग़ दे सकूँ और इस बिगाड़ को रोका जा सके जो इस अदालती इदारे को बेमाने कर रहा है। मगर मैं रूसों की इस राय का कायल हूँ कि इंसानों में नेकी की सलाहियत मौजूद होती है। तारीख़ उन लोगों को कभी अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखती जो अच्छे वक्त में फ़ायदा उठाते हैं और तारीख़ ये भी बताती है कि अच्छे और बुरे दोनों वक्त जल्द या बदेर ख़त्म हो ही जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस नोट को उस जज्बे के साथ पढ़ेंगे जिसके तहत ये लिखा गया है। अगर इसके मंदरजात से किसी को नागवारी हो तो मैं पहले ही माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि ये मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है। हम सब बालिग़ और संजीदा लोग हैं और हमें अपने इदारे की बिगड़ती हालत के बारे में खुलकर बात करने के काबिल होना चाहिए और अपनी कमज़ोरियों को ईमानदारी से पहचाने और तस्लीम किए बगैर कोई इस्लाही कदम नहीं उठाया जा सकता। जबकि जस्टिस एजाज इसाक खान ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को लिखे गए अपने ख़त में लिखा है कि डियर चीफ जस्टिस साहब, मुझे कल फुल कोर्ट मीटिंग का नोट मौसूल हुआ। कहावत देर आयत दुरुस्त आयत के तहत मैं इस कदम का खैर मकदम करता हूँ। ताहम ये ज़रूर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि फुल कोर्ट इजलास एक इदारा जाती कन्वेंशन है जिस पर हर ऐसे वक्त में अमल होना चाहिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम पर असरअंदाज होने वाला कोई अहम फैसला लिया जाना हो, ना कि सिर्फ उस वक्त कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस को इसका ख्याल आ जाए। ख़त में मज़ीद लिखा है
नोटिस के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का एक नया किताबचा भी शामिल था, जो बज़ाहिर पहले ही सरकारी गैजेट में शाया हो चुका है। मुझे इस बात पर सख्त एतराज़ है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स फुल कोर्ट इजलास से सिर्फ 1.5 दिन पहले जजेस के साथ शेयर किए गए, जैसे हमारे पास कोई जादुई ताकत है कि हम इतनी बड़ी दस्तावेज़ को पढ़ सकें, इसका तज्जिया कर सकें और उस पर मुफीद राय दे सकें, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके मातहत अदलिया के काम को रेगुलेट करेगा। फुल कोर्ट इजलास से पहले ये ज़रूरी था कि जजेस के लिए एक बाकायदा प्रेजेंटेशन रखी जाती, जिसमें मौजूदा फ्रेमवर्क, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के तहत की जाने वाली तब्दीलियों को वाज़ेह किया जाता और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स में तब्दीलियों और उनकी वजूहात जजेस के सामने रखते ताकि वो अपनी शिरकत बामानी बना सकें। मगर मौजूदा सूरत हाल में लगता है कि फुल कोर्ट इजलास सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। कम अज़ कम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स पर कोई बामकसद बहस नहीं होगी। इसलिए मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स की तैयारी और ड्राफ्टिंग के पूरे अमल से अलग रखा गया था, इसलिए मैं इस पर कोई बामानी राय देने के काबिल नहीं हूँ। जस्टिस एजाज इसाक खान ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा है कि फुल कोर्ट इजलास में मुनासिब गौर व फिक्र के लिए दर्जा झेल इजाफी नकात एजेंडे में शामिल किए जाएँ। पहला नुकता यह है कि इंतज़ामी कमेटी दोबारा तश्कील दी जाए, जिसमें सीनियर प्यूनी जज और दीगर सीनियर तरीन जजेस को शामिल नहीं किया गया। दूसरा नुकता यह है कि इस SRO की आइनी हैसियत क्या है, जिसके ज़रिए फुल कोर्ट की पेशगी मंजूरी के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को सरकारी गैजेट में शामिल कर लिया गया। तीसरा नुकता, जजेस के बैरून मुल्क सफ़र के लिए NOC की लाजमी शर्त है। और चौथा नुकता यह है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात को एक जज से दूसरे जज को मुंतकिल करना और इसके लिए नामुनासिब तौर पर यह जवाब पेश करना कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। पाँचवा नुकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदलिया की मुसलसल कम होती हुई आज़ादी और इस अमल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के किरदार से मुतालिक है। जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खुतूत में फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में तरामीम का मुतालबा किया था, मगर यूनिस के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक उनके ज़राए ने बताया है कि आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास में इन खुतूत पर गुफ्तगू ही नहीं की गई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कल रात कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर शाहवानी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबरा अख्तर मैंगल के वालिद की चौथी बरसी के जलसे के बाद एक धमाका हुआ और इस धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक 15 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 33 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। CTD ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। CTD के तर्जुमान के मुताबिक खुदकुश हमला आवर की लाश की बाक़ियात कब्जे में ले ली गई, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया है। बलूचिस्तान के महकमा सेहत के मीडिया कोऑर्डिनेटर के मुताबिक सरियाब धमाके में तमाम शहदा की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। शहदा का ताल्लुक कोयटा के अलावा नोशकी, दालबंदीन, कलात, खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों से था। एक शहीद की मैयत सिंध के इलाके सांगड़ रवाना कर दी। BBC के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात आगा हसन बलोच ने बताया कि धमाका नवाब नियाज जहरी की गाड़ी के करीब हुआ। धमाके में मारे जाने वालों में उनके बाद ज़ाती मुहाफिज भी शामिल हैं। धमाके में तमाम जमातों के मरकजी कायदीन महफूज रहे, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक रुकने बलूचिस्तान असम्बली अहमद नवाज बलोच ज़ख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी मरी ने बताया कि यह धमाका कोयटा के इलाके सरियाब में वाक़े शाहवानी स्टेडियम से कुछ फासले पर उस मकाम पर हुआ जहाँ गाड़ियों को पार्क किया जाता है। यह धमाका जलसे के अख्तिताम के अंदाज़न 10 से 15 मिनट बाद हुआ है। उन्होंने बताया कि धमाके के वक्त जलसा गाह से निकलने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद वहां से गुजर रही थी। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। धमाके के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आप सबकी दुआओं और पैगामात का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूँ, लेकिन हमारे साथियों की शहादत पर दिल बहुत दुखी है। तकरीबन 15 कारकुन शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया और हमारी जिद्दोजहद के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करे और उनके ख़ानदानों को सब्र दे। यह कुर्बानी मेरे लिए कर्ज़ है और मैं उसे ज़िम्मेदारी और अज़म के साथ निभाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मज़म्मत की है और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और कहा है कि मासूम और निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर उनको वाकई सज़ा दी जाए। सियासी जलसे पर हमला बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान में वकला ने आज अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया है, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने दहशतगर्द हमले के खिलाफ 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। नेशनल पार्टी ने 14 सितंबर को हब में
गौस बख्श बजिंजो और हासिल बजिंजो की बरसी का जलसा भी मुलतवी करने का ऐलान किया है। दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक आला सतह का इजलास भी हुआ है। वज़ीर आला हाउस से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि कल रात पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक अवाम और मीडिया को हुकूमती इक़दामात और हक़ाइक़ से आगाह किया जाए ताकि अफवाहों की हौसला शिकनी हो और हक़ाइक़ पर मबनी सूरत हाल अवाम के सामने आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ीद कहा कि शाहबानी स्टेडियम धमाके के जिम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफ़क़ात ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि कल रात 9:40 पर यह सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। इसके नतीजे में 15 लोग शहीद हो चुके हैं। धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कल रात जलसे के बाद 9:40 पर ये सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। इस सुसाइड ब्लास्ट के नतीजे में 15 लोग शहीद हो चुके हुए हैं, 32 के करीब जख्मी हैं। सुसाइड बॉम्बर की एथनिसिटी अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए। बॉडी रिकवर कर ली गई है। आईजी साहब खुद मौजूद थे। एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दी है। उसने 8 किलो बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया है। धमाका साइट से 500 मीटर बाहर हुआ है, अंधेरे में कब्रिस्तान के साथ, और ये एग्जिट के ऊपर जब तमाम लीडर्स चले चुके हुए हैं, सिक्योरिटी का जो स्टैंड डाउन था वो उस प्रोसेस में था और उस टाइम पर ये वाकया हुआ। लॉ एनफोर्समेंट ये हमारी ही जिम्मेदारी थी, एनओसी दिया हुआ था और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट है। डिफरेंट थ्रेट्स जो हैं, हमें 22 लोगों के बारे में डिफरेंट थ्रेट्स हमारी लॉ एनफोर्समेंट, नेक्टा और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारे से शेयर की है। इसलिए हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जितना हो सके अपनी मूवमेंट को कंट्रोल रखें। इसके अलावा अख्तर मेंगल साहब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए तफसीलात बताई। हमने तकरीबन 1 महीने पहले मकामी इंतज़ामिया से जलसे की इजाज़त चाही कि हम हॉकी ग्राउंड में जलसा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी का जलसे की इजाज़त दी थी, JUI के मौलाना साहब की जलसे की इजाज़त दी थी। लेकिन हमें उस ग्राउंड में जो रेड जोन के एरिया में जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट कम होता है वहाँ पे हमें इजाज़त नहीं दी गई। अभी भी हमें जलसे से 2 दिन पहले बाकायदा उन्होंने इजाज़त दी और उसमें कोई इस तरह का थ्रेट का उन्होंने हमसे जिक्र नहीं किया। हाँ, कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले किसी MPA के ज़रिए से वज़ीर आला साहब का ये पैगाम मुझे मिला था कि आप ख्याल रखें कि आपके ख़िलाफ़ जो है एक बड़े हमले की तैयारियां हो रही हैं। जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ है, पहले जो हमारे मेहमान थे महमूद खान अचकज़ी थे, तो उनकी गाड़ी हमने सामने खड़ी की थी। मैंने साथियों को कहा कि मेहमानों को जो है पहले आप गुजारें। महमूद खान की गाड़ी जैसे ही निकली है, मैं बिल्कुल हमारी स्क्वाड की गाड़ियाँ जो उनके पीछे रवाना हुई हैं। मेरी जो एक स्क्वाड की गाड़ी थी जो मीर अमानुल्लाह ज़ैरी का बेटा ड्राइव कर रहा था, वो बम प्रूफ थी। वो जो मजमा था, जो लोग निकलना शुरू हुए, उसमें फंस गई। उस रोड से मैं जैसे ही मेन रोड पे पहुंचाऊंगा, हार्डली वो मेन रोड जो है वहाँ से 400 मीटर होगा जी। तो मैंने उस मीर न्याज को फ़ोन किया कि तुम्हारी गाड़ी नहीं दिख रही। उसने कहा कि जी मेरी गाड़ी फंसी हुई है, आप लोग निकलें। जैसे ही उसने फ़ोन रखा वो धमाका हो गया। इससे पहले भी 29 मार्च को लखपास के मकाम पर अख्तर मेंगल के धरने पर खुदकुश हमले की कोशिश की गई थी। अख्तर मेंगल बलूची यकजहती कमेटी के धरने में शिरकत के लिए कोयटा जाना चाहते थे, मगर हुकूमत की जानिब से रास्ते बंद किए जाने की वजह से उन्होंने लखपास के मकाम पर ही धरना दे दिया था। इस दौरान 29 मार्च को खुदकुश हमलावर ने धरने के मकाम की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो धरने की सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस हमले में 2 अफराद जख्मी हुए थे। इस वक्त तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, हमारे साथ नुमाइंदा जी यूनिस कोयटा सलमान अशरफ मौजूद हैं। सलमान अशरफ, बहुत शुक्रिया। सलमान, किस सिमत में तहकीकात जारी हैं और क्या कह रही है हुकूमत? जी, इस हवाले से जो तहकीकाती इदारे हैं, CTD तर्जुमान से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि तमाम वाक़यात के बाद मजमूई तौर पर 15 अफराद जो इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिसमें स्पेशल ब्रांच जो पुलिस की एक ज़ैली इदारा है उसका एक एहलकार भी शामिल है। इसके अलावा 38 लोग अब तक ज़ख्मी बताए जाते हैं, जिनमें से 2 से 3 की हालत अभी भी तशवीशनाक है, जो ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है तहकीकात के हवाले से, जो क्राइम सीन था वहाँ से उन्होंने तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। इसके अलावा जो डेड बॉडी रिकवर हुई थी उसके फॉरेंसिक के लिए उसकी बॉडी के नमूनाजात हासिल कर लिए हैं। नादरा से भी रब्ता कर लिया गया है ताकि जो हमलावर था उसकी शनाख्त हो सके। दूसरी जानिब कालिदम जो दाइश है, उसने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए हमलावर की तस्वीर भी जारी की है और बाज़ाब्ता इसे कबूल किया है। बहुत शुक्रिया। सलमान अशरफ बता रहे थे आज के प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।